तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का आज टॉपिक डील करेंगे और जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को डील करेंगे। ठीक है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ईस्ट के बारे में पूछा है। पहली ऑप्शन है आपके पास सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है लाइपेज एंड पैक्टिनेजेस, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ब्रेड एंड बियर, एंड लास्ट ऑप्शन है चीज एंड बटर। हमें ये बताना है ईस्ट जो है वो आपके पास किस चीज़ की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। चलिएगा जल्दी से। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, दैट इज ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ब्रेड एंड बियर को बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी जिसको हम ब्रूअर ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इस पर्टिकुलर ब्रेड और बियर को बनाने में। याद करके चलिएगा, बियर इज अ सर्टेन, दैट इज अल्कोहल है, ये तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो अल्कोहल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी का यूज करते हैं। चलिएगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए को जो इम्यूनोसप्रेशन एजेंट की तरह आपके पास यूज किया जाता है उसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है। पहली ऑप्शन है मोनास्कस परपूरियस, सेकंड है सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी, थर्ड है पेंसिलम नोटेटम, एंड लास्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइक्लोस्पोरिन ए को हम किस चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। मोनास्कस परपूरियस से क्या करते थे, ये बता दो फिर। चलो जैसे मान लो पेंसिलम नोटेटम है, पेंसिलम नोटेटम से क्या चीज एक्सट्रैक्ट किया, पेंसिलिन, दैट इज एंटीबायोटिक। सैक्रोमाइसिस सेरिविएसिस से हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ब्रेड बनाने या आपके पास अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो मोनास्कस परपूरियस से क्या किया जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं मोनास्कस परपूरियस जो आपके स्टैटिन्स होते हैं, जो आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करते हैं, उसको बना एक्सट्रैक्ट करने के लिए मोनास्कस परपूरियस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच दी लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ठीक है, मैंने यहां पर कोई ऑप्शन नहीं जोड़े हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्टली मैच कर कर मुझे बताना है कि कौन सी ऑप्शन किस चीज से मैच करती है। जैसे यहां पर एस्परजिलस है नाइगर, सेकंड में लिखा है क्लॉस्ट्रीडियम, दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई, सी ऑप्शन में लिखा है क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, और लास्ट ऑप्शन में है लैक्टोबैसिलस। तो आपको ये बताना है कि ये सारे के सारे जो यहां पर लिखे हैं ये यहां पर किस चीज से मैच करेंगे। तो चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। ये बताइए एस्परजिलस नाइगर से हम क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां पड़ा है सब कुछ, ये चार में से एक चीज निकाल लो। एस्परजिलस नाइगर से क्या चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है, या चलो कोई बात नहीं, एसिटोबैक्टर एसिटाई से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये चार ऑप्शन हैं, आपसे ही समझ लो। ठीक है, इनमें से किसी के साथ मैच करना है, तो कौन बताएगा जल्दी से, समय कम है। चलो ये बता दो, लैक्टोबैसिलस से हम क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, चलो यही बता दो। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो ये तो यहां पर चला गया मीन भाई, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बच गए ना ये तीन ऑप्शन। अब बताना है एस्परजिलस नाइगर से क्या चीज एक्सट्रैक्ट होगी, या एसिटोबैक्टर एसिटाई से क्या चीज एक्सट्रैक्ट होगी, या क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम से क्या चीज एक्सट्रैक्ट होगी। तो कोई अब अगला ढूंढ लो। मान लेते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए ये हैं। सर बी वाला फोर्स होता है क्या? बी वाला फोर्स है नहीं, बिल्कुल नहीं। एसिडोबैक्टर एसिटाई, देखिए वर्ड लास्ट में एसिटाई है, तो एसिटाई से हम क्या समझते हैं, एसिटिक एसिड आपके पास एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट होगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड आपके पास एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं देखिए क्लॉस। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, तो क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम से यहाँ वर्ड क्या है बुटाइलिकम, बी यू फिर से है तो यहाँ भी बी यू है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ बच गया लास्ट, दैट इज एस्परजिलस नाइगर, जिससे हम सिट्रिक एसिड विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है, भूलना नहीं है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन आप एक बार पक्का से प्रैक्टिस करिएगा इस चैप्टर से, क्योंकि बड़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक है, हमें
करेक्ट मैच बताना है यहाँ पर अब डायरेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है। एसिडोबैक्टर एसिटाई दैट इज एंटीबायोटिक्स, मिथाइनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, पेनिसिलम नोटेटम एसिटिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी इथेनॉल। बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अभी हमने सारी चीज सर डील की। लास्ट डी हाँ ऑप्शन। जी बिल्कुल सही, सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी इथेनॉल एक्सट्रैक्शन में हमारे पास मदद करती है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है। पेनिसिलिन नोटेटम मैंने बता दिया था, एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। एसिडोबैक्टर एसिडाई से हमने एसिटिक एसिड विड्रॉ किया था, और मिथेनोबैक्टीरियम तो हमें पता ही है कि मीथेन की प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोनास्कस परपुरियस इज अ ईस्ट used commercially in the production of, पहली ऑप्शन इथेनॉल, सेकंड स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, थर्ड ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एंड लास्ट ऑप्शन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है। मोनास्कस परपुरियस किस चीज में मदद करता है, क्या चीज उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपसे ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि एथ्रोस्क्लीरोसिस को ट्रीट करने के लिए आप बेसिकली किस चीज का ज्यादातर यूज करते हैं। तो एथ्रोस्क्लीरोसिस क्या होती है? एथ्रो का मतलब है फैट, फैट की डिपोजिशन जब ब्लड वेसल के एंडोथीलियम में होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार क्लॉट्स बन सकते हैं, कई बार आपके पास हाइपरटेंशन का लोग शिकार हो सकते हैं, ब्लड की टर्बुलेंसी देखी जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपके पास टोनिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस सारी चीज को मेंटेन करने के लिए, उस फैट को रिमूव करने के लिए स्टैटिन्स का यूज होता है। याद करके चलेगा, तो जो भी आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा उसको लोअर करने के लिए स्टैटिन्स का यूज किया जाता है। मोनास्कस परपुरियस उसमें हमारी मदद करता है, ये एक ईस्ट है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एथ्रोस्क्लीरोसिस को ट्रीट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। मायोकार्डियल इंफाक्शन से बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, क्योंकि जो एथ्रोस्क्लीरोसिस है वो लेटर ऑन आपके पास कहीं ना कहीं इन डिजीजेस को भी प्रोड्यूस करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant diseases? ठीक है, कौन सा इनमें से आपके पास बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं जो प्लांट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है? चलिएगा, पहली आपके पास क्लोरेला, सेकंड एनाबीना, थर्ड लैक्टोबैसिलस, एंड लास्ट इज ट्राइकोडर्मा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। प्लांट डिजीजेस में को ट्रीट करने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को हम एज एन बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं जो प्लांट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा एनाबीना हमें मालूम है नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लैक्टोबैसिलस से हम बेसिकली वैसे ही लैक्टिक एसिड विड्रॉ करते हैं। कोरोरेला का हमारे पास कहीं पर भी यूज बायो कंट्रोलिंग एजेंट में नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A patient brought to a hospital with a myocardial infarction is normally immediately given, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा फिर से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक पेशेंट है जो मायोकार्डियल इंफाक्शन जिसको हुआ है अभी अभी, तो ये बताइए कि उसको अभी अभी ही कौन सी चीज आप दे देंगे, ठीक है। अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद अ मायोकार्डियल इंफाक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, तो ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, थर्ड आती है आपके पास दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, एंड लास्ट ऑप्शन है दी स्टैटिन्स। आसानी क्वेश्चन है वैसे तो, जल्दी से देखिए, वैसे आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो मान लेते हैं हम पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक हुई, इमीडिएटली अगर मान लो हमने एंटीबायोटिक मायोकार्डियल इंफाक्शन में दे भी दी है जहां पर मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट जो वो डेड होने की कंडीशन पे, तो एंटीबायोटिक से वहां पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जो आपके पास थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एथ्रोस्क्लीरोसिस की अगर बहुत ज्यादा एक तरह से एबनॉर्मेलिटी हो जाए, कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज्यादा ब्लड वेसल के अंदर फैट डिपॉजिट हो रही है, तो ब्लड क्लॉट बन जाएंगे। अब ब्लड क्लॉट तो इमीडिएटली आपको निकालना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेसिस करते हैं। इनको क्लॉट बस्टर एंजाइम्स भी कहा जाता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। कई बुक्स के अंदर टीपीए वर्ड, कैपिटल फॉर्म में टीपीए वर्ड यूज किया गया होगा, दैट इज
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या स्ट्रेप्टोकाइनेसिस हम बहुत कॉमनली जानते हैं। तो याद करके चलिएगा, इमीडिएटली स्ट्रेप्टोकाइनेसिस के इंजेक्शन देना वहां पर जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल में क्लॉट बना हुआ है वो सडनली डिसॉल्व करवाने में हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस ही मदद कर सकता है। साइक्लोस्पोरिन ए तो हमें पहले ही मालूम है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्टैटिन्स आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अगर मान लीजिए सडनली अब हार्ट अटैक हो ही गया हुआ है, अब पेशेंट एकदम सडनली आपके पास हॉस्पिटल में आ चुका है, तो स्टैटिन्स आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। शुरुआती तौर के ऊपर जब ये पता लग जाए कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, वो उसी समय मदद करेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बड़ा आसान सा है। पहली ऑप्शन ट्राइकोडर्मा बैकुलोवायरिसिस एंड बैसिलस thuringiensis, सेकंड ऑप्शन ऑसिलिटेरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा, थर्ड ऑप्शन है नॉस्टॉक एजोस्पिरिलम न्यूक्लियोपॉलीहिरिडोवायरिसिस, लास्ट ऑप्शन है बैसिलस thuringiensis टबैको मोजेक वायरस एंड एफिड्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो। बायो कंट्रोल एजेंट कौन से हैं वो हमें बताना है। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए चलो मैं कोशिश करते हैं। देखो, एफिड्स तो बायो कंट्रोल एजेंट में हमारी मदद करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एफिड्स को तो बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं वो इनको मारने की ट्राई करते हैं। टबैको मोजेक वायरस तो आपके पास वैसे ही वायरस है जो तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। बैसिलस thuringiensis ये जरूर है कि आपके पास वो बायो कंट्रोल एजेंट है, तो लास्ट वाली ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। उसके बाद मान लीजिए नॉस्टॉक और एजोस्पिरिलम है, ये बायो कंट्रोल एजेंट तो काम करते नहीं, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। सेम आपके पास ऑसिलिटेरिया और राइजोबियम भी है, ये भी आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग में ही मदद करता है। सिर्फ ट्राइकोडर्मा एज एन बायो कंट्रोल एजेंट मदद करेगी। तो यहां पर देखिएगा अब आपके पास क्या क्या चीज बच गई। एक बच गए न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरसिस। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरसिस में बैकुलोवायरसिस आते हैं, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा आपके बैसिलस thuringiensis है, वो तो हमें पहले ही मालूम है क्योंकि वो बायो इंसेक्टिसाइड की तरह बिहेव करती है। और लास्ट आपके पास ट्राइकोडर्मा बच गई, तो पहली ऑप्शन यहां पर पूरी तरह से करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन टोटली करेक्ट है। याद करके चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगी। मेरी बात समझ आई कि आंसर क्यों हुआ ये? Yes, sir. ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड कंटेम्पररी बायोलॉजी एज एन। ठीक है, हमें ये बताना है कि बैसिलस thuringiensis नॉर्मली वाइडली किस तरह से यूज की जाती है। एज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, या लास्ट ऑप्शन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। Sir, B option. बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही। दिस इज अ बायो इंसेक्टिसाइड है। हमें मालूम है कि जब भी हम बैसिलस thuringiensis के जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो या जीन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए मान लीजिए, तो उससे जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन आपके पास जो लेप्टिडोपटेरेंस होते हैं, डाइपटेरेंस होते हैं, जो इंसेक्टास होते हैं, उनके अगेंस्ट में यूज की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में लेटर ऑन कभी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, एज एन अ बायो, अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड। किसको हम बायोपेस्टिसाइड की तरह बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। पहली ऑप्शन है बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा, हार्जिनम, एंड थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियो पॉलीहिरिडोवायरसिस, एंड लास्ट ऑप्शन है ज़ेंथोमोनास। बड़ा आसान है वैसे तो ये भी क्वेश्चन, जोर से बोल दें थोड़ा सा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोई और Sir, अटेम्प्ट C करेगा। option. हाँ जी बोलिए, कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? बड़ा आसान क्वेश्चन है। Sir, C. देखो, बायो पेस्टिसाइड आपके पास बायो कंट्रोलिंग एजेंट है ना। हम बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स में ही सारी चीजें पढ़ते हैं, ये चाहे बायो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे बायो हर्बिसाइड हो, चाहे बायो इंसेक्टिसाइड हो। तो क्या पॉलीहिड्रोवायरसिस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो तो बायो कंट्रोलिंग एजेंट है। ट्राइकोडर्मा आपके पास बायो कंट्रोलिंग एजेंट है। बैसिलस thuringiensis आपके पास बायो कंट्रोलिंग एजेंट है। तो ये तो तीनों की तीनों ऑप्शन आपके पास एज एन बायो इंसेक्टिसाइड यूज हो सकती हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ये तो बेसिकली बिल्कुल भी कहीं पर भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि एज एन बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड या बायो हर्बिसाइड यूज होता है। कहीं पढ़ा है? एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी है ये चीज स्पेसिफिक। तो देखिए, हमें एनसीईआरटी के ऊपर पूरी तरह से फेथ कर कर चलना है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir.
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज टू. बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं. हमसे यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप बनाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया. ठीक है, पहली ऑप्शन है एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबल. सेकेंड आपसे ऑप्शन है एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड. थर्ड ऑप्शन है एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड. या लास्ट ऑप्शन है रिड्यूस्ड हर्बिसाइड अकोमुलेशन इन फूड पार्टिकल्स फॉर हेल्दी सेफ्टी या हेल्थ सेफ्टी. बड़ा आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. देखिए बायो हर्बिसाइड वर्ड नहीं यूज किया है. हर्बिसाइड का मतलब होता है जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं. अरे देखो सिंपल भाषा में, मान लो कोई इंसेक्टिसाइड यूज करते थे नॉर्मली. अगर मान लो इंसेक्टिसाइड का हम यूज करते हैं और उसकी वजह से हमें यह लगता है कि प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो मान लो अगर क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ भी रही होगी तो क्या आपके पास बायो मैग्निफिकेशन नहीं होगा. हाँ या ना. मान लो जैसे डीडीटी ही थी, तो डीडीटी का हम यूज करते हैं, तो डीडीटी का आपके पास क्या बायो मैग्निफिकेशन नहीं हुआ था. फूड चेन के अंदर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से क्या दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं गई थी और उसमें मैग्निफिकेशन नहीं देखा गया था. देखा गया था या नहीं देखा था गया था. देखा गया था. देखा, तो क्या उससे आपकी हेल्थ के कंसर्न्स नहीं बढ़ते हैं. सब बढ़ते हैं. बढ़ते हैं. अब मान लो हम एक ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना लें जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा जाना चाहिए कि उस हर्बिसाइड की अकोमुलेशन फूड पार्टिकल्स में नहीं होनी चाहिए ताकि जो आपकी हेल्थ है वो खराब ना हो. तो आंसर तो यही नहीं रहेगा, और तो कोई आंसर नहीं बनता है. मेरी बात समझ आ रही है. यस सर. ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है कि जो हर्बिसाइड्स हैं उनकी अकोमुलेशन हम कहीं ना कहीं फूड के अंदर या फूड चेन के अंदर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म को एवरी लेवल ऑफ फूड चेन के ऊपर कम हार्म हो या हार्म हो ही ना, क्योंकि हेल्थ सेफ्टी हमारे प्राइम कंसर्न होता है. चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Cry1 endotoxins obtained from Bacillus thuringiensis are effective against. किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं. मॉस्किटोज, फ्लाइज, नीमेटोड या बॉलवर्म्स. आसान है, फिर से एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. Cry1 endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are effective against. देखो मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो बैसिलस थूरियनजेनेसिस है उसका जो इफेक्ट है वो देखा जाता है लेप्टिडोप्टेरन डायप्टेरेंस के ऊपर या इंसेक्ट्स के ऊपर. तो लेप्टिडोप्टेरन और डायप्टेरेंस जो डिजीजेस कॉज करते हैं उनको कहा जाता है बॉलवर्म डिजीज. याद करना इनको, बॉलवर्म से हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए तो हमने बीटी कॉटन बनाया था, बीटी कॉर्न बनाया. जब बीटी कॉटन हमने बनाया था तो जो Cry1AC एंड Cry2A भी हमारे पास जीन, सॉरी Cry1AC एंड Cry2A भी हमारे पास जो जीन था उसका हमने यूज किया था, जिससे हम बेसिकली उस तरह की प्रोटीन बना पाते थे जिससे हम कहीं ना कहीं जो कॉटन को नॉर्मली इन्फेक्शन होता था उसको हम बचा सकें. तो एक तरह से हमने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है उसको लाने की कोशिश की थी ताकि हम कॉटन के पौधों को बचा सकें. तब वहां पर भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का ही या बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया था. याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है पूछे नहीं सकते हैं. चलिएगा देखिए नेक्स्ट. व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. चलिएगा पहली ऑप्शन, the inactive protoxin gets converted into active form in insect gut. Second option, Bt protein exists as active toxin in the bacillus. Third option, the activated toxins enter the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevent the multiplication. And last option, the concerned bacillus as antitoxin.
फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बीटी टॉक्सिन के लिए पूरी तरह से सही है? हाँ जी, आंसर बताएंगे। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन टोटली सही, दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो आपके पास क्या कहते हैं उनको, मान लीजिए आपके पास बैसिलस थूरियनजेनेसिस के अंदर जो पाए जाने वाला जीन है, उससे जो आपके पास प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है वो शुरुआत में आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अब होता क्या है कि जब हम इस जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कॉटन प्लांट के जीनोम के साथ में हम इसको इंटीग्रेट कराते हैं तो वहां पर भी एक्चुअली में प्रोटीन फॉर्म होगी, लेकिन वो आपके पास प्रोटीन या प्रोटॉक्सिन जब फॉर्म होगा उस कॉटन प्लांट के अंदर तो उस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका एनवायरमेंट एसिडिक होता है। अब मान लीजिए इंसेक्ट या इंसेक्ट के लार्वा जब उस कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए आते हैं और उसको खाने की ट्राई करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर बेसिकली ये प्रोटॉक्सिन जाएंगे और कहां पर जाते हैं? इंसेक्ट के गट के अंदर। और इंसेक्ट के गट का जो एनवायरमेंट होता है वो एल्केलाइन होता है और उसी एल्केलाइन एनवायरमेंट में जो प्रोटॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में जो हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट की जो गट होती है वहां पर अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो याद करके चलिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेगा नेक्स्ट, व्हाट इज एजेंट ऑरेंज? ठीक है, ये एक ऑप्शन है, दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट, अ वीडीसाइड कंटेनिंग अ डाइऑक्सिन। थर्ड है कलर यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लैम्प। एंड लास्ट ऑप्शन है अ हजार्डस केमिकल यूज्ड इन लुमिनस पेंट। ठीक है, देखो ये ना एक बहुत पहले जब सीबीएसई के एग्जामिनेशन होते थे तो उस दौरान में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे, तो थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर होते थे। तो मैं ये बता दूं कि आपको ये जनरल नॉलेज का भी एक तरह से क्वेश्चन है। एजेंट ऑरेंज के नाम से हम डाइऑक्सिन को जानते हैं, ठीक है, ये याद करना। ठीक है, डाइऑक्सिन का दूसरा नाम ही एजेंट ऑरेंज है और ये एक वीडी साइड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दी, कई बार हो जाता है जनरल नॉलेज का ही कोई क्वेश्चन पूछ ले बिल्कुल ही, तो हम क्या कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड? बड़ा आसान क्वेश्चन है। सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान में किस चीज का हम यूज करेंगे? टर्शियरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट या स्लज ट्रीटमेंट? बड़ा आसान है। सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान में कौन सा स्टेप हमारा रिस्पॉन्सिबल है? टर्शियरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, प्राइमरी, स्लज ट्रीटमेंट? प्राइमरी। बिल्कुल सही, प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं तो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम वैसे भी जो ऑक्सीजन पेनिट्रेशन होती है वो करवाने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी स्लज टेक्निक उसको कहा जाता है कॉमनली। टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्लोरीनेशन का काम करते हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है, वही इसका पूरी तरह से आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, biochemical oxygen demand, that is the BOD, may not be a good index for pollution in water bodies receiving effluents from। हमें बताना है कि BOD से ये जो चार आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से किस चीज को हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली ऑप्शन है डोमेस्टिक सीवेज, सेकंड है डेयरी इंडस्ट्री, थर्ड पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड लास्ट है शुगर इंडस्ट्री। वैसे बहुत आसान है ये भी। कौन सी ऑप्शन? जल्दी से। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज टोटली करेक्ट। अच्छा, कोई कारण बता सकेगा ये ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो गुड इंडेक्स नहीं होगा अगर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट हैं वो वाटर बॉडीज के अंदर अगर इंसर्ट करते हैं। देखिए उसका प्राइमोस्ट रीजन ये है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलने वाले आपके पास वेस्ट्स होते हैं या जो एफ्लुएंट्स होते हैं
वो आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जब हम बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट की डिग्रेडेशन होगी। लेकिन जब आपके पास में हमने ये वर्ड यूज कर दिया कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आने वाला जो वेस्ट होगा वो होता ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उससे के लिए हमारे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पैरामीटर हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टीज इन दी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज दी। हमें ये बताना है जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट का, तो सबसे मेजर डिफिकल्टी क्या हो सकती है। चलिएगा पहली ऑप्शन है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रीडेटर टू अ स्पेसिफिक एरिया। सेकंड, मेथड इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर्ड विद द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। Predator does not always survive when transferred to a newer environment. And last option, the predator develops a preference to other diets and may itself become a pest. एक और बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी की ये भी बिल्कुल डायरेक्ट लाइंस हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर डायरेक्ट लाइंस लिखी गई हैं इस चीज के बारे में। चलिए अटेम्प्ट करेंगे। बताएगा कभी कोई आंसर बताएगा जल्दी से। चलो चलो एक एक कर देखते हैं। देखो पहली ऑप्शन देखो पढ़ो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रीडेटर टू अ स्पेसिफिक एरिया। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि हमने तो एरियाज पहले से ही डिफाइन कर रखे होते हैं जहां पर प्रीडेटर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास सॉरी ये मान लीजिए आपके पास पेस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो एरिया हमें पहले से मालूम है। अब जब हमें एरिया मालूम है तो हम वहां पर इंट्रोड्यूस करवा नहीं सकते हैं। किसी प्रीडेटर को कहीं से कलेक्ट करिए और दूसरी जगह पर उसको लेकर आकर वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि ये प्रीडेटर आपके पास यहां पर सर्वाइव कर सकता है। तो क्या हम वो चीज नहीं कर सकते? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो ऐसी कोई चीज होगी नहीं। सेकंड मान लीजिए, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मेथड इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर्ड विद द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। नहीं, ये तो ज्यादा इफेक्टिव मेथड होगा, क्योंकि आपके पास यहां पर बायोमैग्निफिकेशन होते हुए हमें नजर ही नहीं आएगी। और दूसरी बात है, प्रीडेटर का नंबर नेचुरली आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ रहा है, और प्रीडेटर्स को हमेशा खाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रे चाहिए होता है। तो आपके पास कभी भी फूड चेन ब्रेक नहीं होगी, कभी भी फूड चेन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लेस इफेक्टिव तो नहीं है, ये ज्यादा बेटर इफेक्टिव मेथड होगा, ठीक है। तो मेजर डिफिकल्टी तो ये चीज भी नहीं हुई। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, प्रीडेटर डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव व्हेन ट्रांसफर टू अ न्यूअर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ठीक है, मान लेते हैं आपने प्रीडेटर को जो है वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में हमने एक तरह से छोड़ना है, तो क्या हमें पहले से नहीं मालूम है कि प्रीडेटर जो है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, और जिस जगह पर हम उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो उस जगह का एनवायरनमेंट भी हमें पहले से मालूम होगा। तो क्यों हम प्रीडेटर को उस जगह पर डालने की कोशिश करेंगे जहां पर वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है? तो ये चीज भी प्रैक्टिकली आपके पास एक तरह से मेजर डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें मालूम ही मालूम है। अब बच जाती है लास्ट ऑप्शन, देखिए, the predator develops a preference to other diets and may itself become a pest। अब एक बात सोचो, मान लो आपने प्रीडेटर को उस स्पेसिफिक जोन के अंदर आपके पास छोड़ दिया जहां पर आपके पास प्रे जो है नॉर्मली उसको खाने को मिल जाते हैं, पर क्या स्पेसिफिकली सिर्फ वही प्रे होंगे वहां पर? क्वेश्चन है। सर नो, और भी होंगे। और भी होंगे। अब अगर मान लो उस प्रीडेटर ने आपके पास में स्पेसिफिकली किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर दिया, या मान लीजिए वहां की क्रॉप को ही उसने खाना शुरू कर दिया, तो वो तो आपके पास उस क्रॉप के लिए एक तरह से पेस्ट बिहेव करना शुरू करेगा, करेगा या नहीं करेगा? हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी जगह पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार दे। अब वही ऑर्गेनिज्म अगर स्पेसिफिकली किसी डाइट के लिए प्रेफरेंस अगर शो करना शुरू कर दे, तो वही प्रीडेटर क्या आपके पास एज एन पेस्ट बिहेव नहीं कर सकता है? हाँ या ना? देखो ऑप्शन सुनो,
द प्रीडेटर डेवलप्स अ स्पेसिफिक प्रेफरेंस टू अदर डाइट्स एंड मे इटसेल्फ बिकम अ पेस्ट। अरे सिंपल सी कहानी है कि प्रीडेटर का नंबर अगर पेस्ट के कंपैरिजन में जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रीडेटर ही एज एन पेस्ट बन जाएगा। तो सबसे मेजर डिफिकल्टी कभी भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में यही तो होती है कि हमें प्रीडेटर और पेस्ट की जो संख्या है उसको मैनेज कर रखना होता है। अगर मिसमैनेजमेंट हो गई ना और प्रीडेटर का अगर नंबर बढ़ गया तो प्रीडेटर ही एज एन पेस्ट बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमें यही चीज बताता था कि इकोलॉजिकल बैलेंस आपके पास बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया ना तो प्रीडेटर ही एज एन पेस्ट बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आंसर नंबर जो डी है वो टोटली करेक्ट होगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को पक्का एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, वापिस से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What gases are produced in anaerobic sludge digester? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपके पास कौन सी गैसेस स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होती हुई मिलती हैं? पहली ऑप्शन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, सेकंड मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है और ऑप्शन नंबर जो सी है वो एक ही जैसी लिख दी गई है, ठीक है। तो वैसे तो ये पता होना चाहिए कि एनारोबिक जब स्लज डाइजेस्टर जब यूज करते हैं तो वहां पर एनारोबिकली हम ब्रेक डाउन करने के लिए जाएंगे स्लज को, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी स्लज होता है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर हम इकट्ठा करते हैं, और वहां पर जो मिथेनो बैक्टीरियाज होते हैं स्पेसिफिकली जो आर्की बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं, एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया, वो आपके पास वहां पर एक्ट करते हैं और एनारोबिकली आपके पास उस स्लज को ब्रेक डाउन करने की मदद करते हैं। और जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो उस दौरान में जैसा मिथेनोजेनेसिस के दौरान होता है, दैट इज मिथेन की प्रोडक्शन के दौरान में जो प्रोसेसेस होती हुई वहां पर नजर आती हैं वो सिमिलर प्रोसेसेस आपके पास एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी होती हुई नजर आती हैं, और वहां पर आपके प्रोडक्शन होती है 70% आपके पास ऑलमोस्ट मिथेन होता है, 1 to 5% आपके पास कहीं ना कहीं हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 30% आपको मिलती है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। Among the following pairs of microbes, which pairs has both microbes that can be used as fertilizer? हमें वो पेयर ढूंढना है जो एज एन बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। पहला ऑप्शन है एस्परजिलस एंड राइजोपस, सेकंड राइजोबियम एंड राइजोपस, थर्ड ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, एंड लास्ट ऑप्शन है एस्परजिलस एंड साइनोबैक्टीरिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन से माइक्रोब हम यूज करते हैं? एनसीईआरटी का आपके पास 2 जगह पर आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है, बॉटनी के अंदर भी इसको पढ़ा होगा और जब स्ट्रेटेजीज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन पढ़ाई जाती है वहां भी इसको पढ़ाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब पढ़ाए जाते हैं वहां भी इसको पढ़ाया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा? कौन से माइक्रोब्स को हम एज एन बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे राइजोपस को आपने कब पढ़ा कि वो एज एन बायो फर्टिलाइजर यूज होता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में नहीं पढ़ा है? हाँ या ना? यस सर। अरे वहां पर एनाबीना के बारे में पढ़ा आपने, नोस्टॉक के बारे में पढ़ा, राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपकी मदद करते हैं। आप इतनी चीजें ना भूल जाएं, अदरवाइज तो नीट की पेपर में बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत सिंपलेस्ट टाइप के क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, ठीक है, ये चीजें नहीं भूलनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन? फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। Which one of the following microbes form symbiotic association है with plants and help them in their nutrition? ठीक है, कौन सा माइक्रोब आपके पास प्लांट के साथ एसोसिएशन शो करेगा ताकि उनकी मदद कर सके न्यूट्रिशन को विड्रॉ करने में, ठीक है। पहली ऑप्शन एजोटोबैक्टर है, सेकंड एस्परजिलस है, थर्ड ग्लोमस है, एंड लास्ट है ट्राइकोडर्मा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी।
बताइए। सर ए ऑप्शन। अच्छा ओके, क्यों लगा कि ए ऑप्शन होना चाहिए? किस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एजोटोबैक्टर की होती है? सर बी। एस्परजिलस की कौन से प्लांट के साथ एसोसिएशन पड़ी है? चलो, माइकोराइजा पढ़ा है? माइकोराइजल एसोसिएशन पढ़ा है? तो फंगस जब हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन शो करती है तो ही माइकोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं। ग्लोमस क्या है? ग्लोमस इज अ फंगस। और जब भी आपके पास वो ग्लोमस आपके पास हायर प्लांट की रूट्स के साथ इंटीग्रेट करती है तो सॉइल के अंदर फॉस्फोरस होता है या फॉस्फेट होती है, उसको प्लांट तक पहुंचाने में मदद करती है। इसीलिए तो माइकोराइजल एसोसिएशन चाहिए। एंडोमाइकोराइजल फॉर्मेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, जब बॉटनी पढ़ाई जाती है तो वहां ग्लोमस के बारे में चर्चा की जाती है कि वो एक फंगस, ऐसा फंगस है जो सॉइल में से आपके पास फॉस्फेट और फॉस्फोरस को प्लांट की जड़ों के अंदर पहुंचाने का काम करता है। देखिए, इतने स्पेसिफिक और बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन हमारी बहुत सारी होती है इसलिए हम आंसर गलत कराएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। आज इस चर्चा का विषय यही है कि देखिए चैप्टर बहुत सिंपल लगता है, आंसर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच, देखिए फिर से एनारोबिक डाइजेशन ऑर्गेनिक वेस्ट की, इनऑर्गेनिक की नहीं, सच एज in producing biogas which one of the following left undegraded? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक वेस्ट जब आपके पास एक तरह से डिग्रेड हो रहा है तो उस समय आपके पास में किस चीज की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट में हमें मिलता तो है लेकिन उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी? पहली ऑप्शन हेमीसेलुलोज, सेकंड सेलुलोज, थर्ड लिपिड, लास्ट लिग्निन। बहुत आसान है। सेल बायोलॉजी में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डिग्रेडेशन नहीं होती है, जिसकी डाइजेशन नहीं हो सकती है? बताइए जल्दी से। सर डी। डी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हमें मालूम है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज को सेलुलेज नाम का एंजाइम डिग्रेड कर लेता है। लिपिड्स हैं उनको लाइपेजेस डिग्रेड कर सकते हैं। लिग्निन को डिग्रेड करने का एंजाइम ही नहीं है। अगर एंजाइम ही नहीं होगा तो डिग्रेडेशन कैसे होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड। अब ये तो आना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग वो कौन सा माइक्रोब है जो राइस फील्ड के अंदर अजोला के साथ एसोसिएशन करता है? क्या वो स्पिरुलिना है, क्या वो एनाबीना है, क्या वो फ्रैंकिया है, या टॉलिपोथ्रिक्स है? बताइए, बड़ा आसान है। सर एनाबिना। एनाबीना, साइनोबैक्टीरियाज करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन देखो आसान तभी है जब आता है। अगर आसान तब तक नहीं होगा जब तक आपको नहीं आता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो टॉपिक है उसको पक्का से आप एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोफर्टिलाइजर? ओके, इनमें से कौन सा बायोफर्टिलाइजर नहीं है ये बताना है आपको। तो क्या वो राइजोबियम है, क्या वो आपके पास नॉस्टॉक है, माइकोराइजा, या एग्रोबैक्टीरियम? आसान क्वेश्चन है वैसे ये तो, बताओ। ऐसे ना बायोफर्टिलाइजर हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। डी, बिल्कुल सही। एग्रोबैक्टीरियम का कोई भी बायोफर्टिलाइजर यूज नहीं आता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियन हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में जरूर पढ़ा है, जहां पर टीआई प्लाज्मिड होती है और कहीं ना कहीं वो प्लांट्स की रक्षा में हमारी मदद करती है क्योंकि टीएडीएनए हमारे पास फॉर्मेशन होती है। राइजोबियम, नॉस्टॉक और माइकोराइजा वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसके बाद हम डील नहीं करेंगे क्योंकि समय की लिमिटेशन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेक्स्ट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ, सेकेंडरी सीवेज जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह की आपके पास प्रोसेस है? पहली ऑप्शन मैकेनिकल प्रोसेस है, सेकंड केमिकल प्रोसेस है, थर्ड आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या लास्ट फिजिकल प्रोसेस है? ये किस तरह की प्रोसेस है? सर ऑप्शन सी।
बायोलॉजिकल सी ऑप्शन। बिल्कुल सही, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमें मालूम है जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उस ऑर्गेनिक कंटेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान हम ऑक्सीजन पेनिट्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के साथ में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया होंगे उनका नंबर बढ़ेगा, और एनारोबिक जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं उनकी क्वांटिटी आपके पास रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपके पास वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डिग्रेड होता है। याद करके चलिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। ओके, चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।